डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्थरे एसबी पे। हम लोग हिंदी पैडागोजी को और संस्कृत पैडागोजी को सम्मिलित रूप से पढ़ रहे थे। यानी कि हम एक क्लास में संस्कृत की पैडागोजी और हिंदी की पैडागोजी दोनों को कंप्लीट कर रहे थे, दोनों को कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोग ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, उसके बाद हमने फर्स्ट टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया, जिसकी 3 क्लासेस रहीं। यदि आपने ना देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं। और ये जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज शुरू की है, उसमें हम 8 से 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं और अगले एग्जाम में आपके आने की पूरी संभावना है। तो हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा अगला पॉइंट। कि जैसे अगला पॉइंट है कि रटकर विषय वस्तु को यदि आप याद करते हैं तो रटकर विषय वस्तु को याद करने को हम सीखना नहीं करते। हम सीखना नहीं कहते, हम नहीं कहते कि आपने कुछ लर्न किया है। यदि आप रट के किसी कंटेंट को याद कर रहे हैं तो, और ये बात एनसीईआरटी 2005 ने भी कही है और ये सीटेट में भी पूछी जाती है कि यदि आप रट के चीज़ों को याद करते हैं, रट के यदि आप कुछ सीख भी लेते हैं, कुछ पढ़ भी लेते हैं, तो उसको हम नहीं कहेंगे कि आपने कुछ सीखा है। तो हमें बच्चों को रट के विषय वस्तु को याद करने के लिए दबाव नहीं डालना है और ना हमें चीज़ें रटनी हैं। रटना सबसे बेकार। और एनसीईआरटी 2005 ने भी बताया है कि हमें बच्चों को नहीं सिखाना कि आप रटें, हमें बच्चों को सिखाना है कि आप चीज़ों को समझें, उनकी अवधारणाओं को समझें और समझने के बाद उनका अर्थ ग्रहण करें। लेकिन आप चीज़ों को रटें ना। तो रटकर विषय वस्तु को याद करने को सीखना नहीं कहते। एनसीईआरटी 2005 ने भी इसके बारे में बताया है। इसके बाद अगला है 10वां पॉइंट कि सीखने की प्रक्रिया स्कूल के अंदर भी होती है और स्कूल के बाहर भी होती है। तो सीखना सिर्फ स्कूल में नहीं होता कि हम स्कूल में जा रहे हैं तो सिर्फ वहीं सीखना हो रहा है। आप अपने घर में रहते हैं, आप पुस्तकालय जाते हैं, आप खेल के ग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए, आप बच्चों के साथ घूमने जाते हैं और आप अपने रिश्तेदारों से जुड़ते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो वहाँ भी सीखना होता है। मतलब स्कूल में सिर्फ नहीं होता सीखना कि सिर्फ स्कूल जा रहे हैं तो वही चीज़ें सीख रहे हैं। हो सकता है आपके पिताजी आपको ईमानदारी सिखाएं, हो सकता है आपकी दीदी, आपके भैया आपको कुछ चीज़ें सिखाएं, हो सकता है आपकी माँ आपको कुछ चीज़ सिखाएं, हो सकता है आपके रिलेटिव्स आपको कुछ चीज़ें सिखाएं, या आपके समाज में आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिले, या आप समाज में जो कार्यक्रम होते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको वहाँ सीखने मिले। तो सीखने की प्रक्रिया सिर्फ स्कूल में नहीं होती, स्कूल के बाहर भी होती है और स्कूल के अंदर भी होती है। दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया होती है और सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। ये भी हमने पढ़ा है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। मध्यस्थता का मतलब है कोई आपको सिखाने वाला हो। तो सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। मान लो यदि आपको कोई सिखाने वाला नहीं है तो उसके बाद भी आप चीज़ें सीखेंगे। आप अपने अनुभव से सीखेंगे, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे कि यार मैंने इस बार सीटेट के एग्ज़ाम में ये गलती की थी और मेरे अच्छे नंबर नहीं आए थे, मैंने पढ़ा नहीं था ज़्यादा, और आपने अपनी इस गलती को दोबारा सही किया और अपने आप से सीखा। तो आप यदि आपको कोई सिखाने वाला नहीं है उसके बाद अपने आप से भी आप सीख सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, अपने अनुभवों से सीख सकते हैं, दूसरों की गलतियों से भी आप सीख सकते हैं। तो सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। कोई आपको सिखाने वाला नहीं है उसके बाद भी आप सीख सकते हैं। जैसे चंद्रगुप्त को सिखाने के लिए, चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए और महान सम्राट बनाने के लिए तो चाणक्य थे, विष्णुगुप्त कौटिल्य थे, और अर्जुन को सिखाने के लिए गुरु द्रोण थे। लेकिन एकलव्य को सिखाने वाला कोई नहीं था। एकलव्य को सिखाने वाला कोई नहीं था, उन्होंने खुद सीखी है सारी चीज़ें। तो इसीलिए कहते हैं कि सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। आपको सिखाने के लिए मैं हूँ और बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आप ढेर सारी चीज़ें सीखते हैं, किताबों से भी सीखते हैं। और यदि आपको कोई सिखाने वाला नहीं भी होता लेकिन आपका पढ़ाई में बहुत तेज मन होता तो आप अपने आप से सेल्फ स्टडी से सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि भाषाई योग्यता के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति आती है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया। लिखित अभिव्यक्ति आती है और सांकेतिक अभिव्यक्ति आती है। और सबसे पहले यदि पूछे कि कौन सी अभिव्यक्ति या कौन सी भाषाई योग्यता इन 3 में से बालक में विकसित होती है, तो सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति विकसित होती है। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो ये क्या है, ये मौखिक अभिव्यक्ति है। कोई बालक बोलता है, आपसे बातचीत करता है, ये तो मौखिक अभिव्यक्ति है। यदि लिखता है तो लिखित अभिव्यक्ति है। यदि वो कोई चिन्ह बनाता है, कोई संकेत बनाता है तो वो सांकेतिक अभिव्यक्ति है।
तो भाषाई योग्यता के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आती हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और सबसे पहले जो योग्यता विकसित होती है बालक में वो है मौखिक अभिव्यक्ति। तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब भी हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट जो कहता है कि भाषा अर्जन, भाषा जो आप अर्जित करते हैं, जन्म से ही आप जो भाषा सीख जाते हैं, वो भाषा सीखने की एक सहज प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। यदि आप गुजरात में रहते हैं तो आप ऑटोमेटिक 3-4 वर्ष के होने पर गुजराती सीख जाएंगे। आप यदि उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हिंदी सीख जाएंगे। यदि आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो ऑटोमेटिक ही, सहज ही, स्वाभाविक ही, नेचुरल रूप से आप उसका मराठी का अर्जन कर लेंगे यदि आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो भाषा अर्जन भाषा सीखने की एक सहज प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए आपको कोई हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद अगला है कि व्यवहारवादी बालक को एक कोरिलेट मानते हैं। व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं वो बालक को क्या मानते हैं? एक कोरिलेट मानते हैं। और संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं जैसे जीन पियाजे, चॉम्स्की, ब्रूनर, वाइगॉस्की, ये क्या मानते हैं बच्चों को? ये बच्चों को मानते हैं एक ज्ञान का निर्माता, कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण है, कोरिलेट नहीं है। और व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो बच्चे को एक कोरिलेट मानते हैं कि इसको जितना सिखाया जाएगा सिर्फ उतना ही सीखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं सीखेगा। तो ये अलग अलग ओपिनियन है अलग अलग वैज्ञानिकों के। इसके बाद पावलोव है और स्किनर है, थॉर्नडाइक है, और भी ढेर सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवादी हैं। व्यवहारवादी एक अलग से संप्रदाय है। ये यूनिट आपकी एग्जाम में आनी नहीं है इसलिए मैंने इसको पढ़ाया नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो पूछ लेते हैं तो वो मैंने आपको पढ़ा दी कि पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ये बड़े फेमस भी हैं, इनने अपनी थ्योरी भी दी हैं। इसके बाद व्यवहारवादी क्या मानते हैं कि बच्चा कैसे 3-4 वर्ष का होने पर भाषा सीख जाता है। व्यवहारवादियों ने बताया है कि बच्चा कैसे 3-4 वर्ष का होने पर अचानक ही स्वाभाविक ही भाषा का अर्जन कर लेता है, स्वाभाविक ही, नेचुरल रूप से ही कैसे भाषा सीख जाता है। ये व्यवहारवादियों ने बताया है कि वह अभ्यास के द्वारा, नकल करने के द्वारा और रटता है, इसलिए वह भाषा सीख जाता है। क्या बताया व्यवहारवादियों ने? कि बच्चा अभ्यास करता है, नकल करता है और रटता है, इसलिए वह 3-4 वर्ष का होने पर उस भाषा का अर्जन कर लेता है, उस भाषा को सीख जाता है। ये किसने बताया? ये व्यवहारवादियों ने बताया, पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक ने बताया। इसके बाद अगले और बड़े फेमस मनोवैज्ञानिक हैं चॉम्स्की। चॉम्स्की बड़े फेमस मनोवैज्ञानिक हैं हिंदी पेडागोजी और संस्कृत पेडागोजी के लिए। तो चॉम्स्की कहते हैं कि बालक में तो जन्म से ही, जब बालक पैदा होता है तो उसमें पैदा होते ही वो क्षमता विकसित हो जाती है भाषा सीखने की। भाषा वो सीख लेता है 3-4 वर्ष में। इतनी कठिन भाषा की व्यवस्था को वो कैसे सीख लेता है? तो चॉम्स्की जी ने बताया कि बालक में जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है। बालक में जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है, इसलिए वह 3-4 वर्ष का होने पर वह भाषा सीख लेता है या उस मातृभाषा का अर्जन कर लेता है। तो चॉम्स्की जी ने बताया कि बालक में जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है। इसके बाद एक पुस्तक है वर्बल बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर पुस्तक है स्किनर की। इसको आपको याद कर लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। तो वर्बल बिहेवियर पुस्तक किसकी है? शायद ये पूछा भी गया है। तो स्किनर की पुस्तक है वर्बल बिहेवियर। तो लगभग हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है, सारे पॉइंट, सारी कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। और वन लाइनर जो है ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको कोई भी समझ में ना आए हो तो उसको कमेंट करें, मैं दोबारा उसको समझाऊंगा। और यदि समझाना अच्छा लगा हो, ये सीरीज हमारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ये हमारे वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।